अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का कोर्स हमने स्टार्ट लिया हुआ है और चैप्टर नंबर 6 को आज हम कवर अप करेंगे। और चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स हमने पहले से किए हुए हैं। आज की जो वीडियो है ये रिलेटेड है कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग यू ड्रॉप टू टेबल टेनिस बॉल, वन फिल्ड विद एयर एंड द अदर विद वाटर, विच बॉल रीचेज द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट एंड वाई। देखें, इसमें आपको कहते हैं कि आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हुए हैं और आपके पास दो टेनिस बॉल हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि साइज़ और शेप तो बिल्कुल सेम है। फ़र्क बीच में ये है कि एक में हवा भरी हुई है और दूसरे में वाटर है। आपको कहते हैं कि आप ये दोनों बॉल्स जब एक ही टाइम पर ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, एट द सेम टाइम जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप ये बताएं कि कौन सा बॉल टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप कंसिडर करें कि एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, वर्टिकल मोशन है, डाउनवर्ड गिर रही है। अब यहाँ पर इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। पहला इसके ऊपर वेट लग रहा है जो कि डाउनवर्ड है, और दूसरी फोर्स वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। अब यहाँ पर देखें, शुरू में तो वेट ज़्यादा है, ड्रैग फोर्स कम है, लेकिन जूँ जूँ ये बॉडी नीचे की तरफ आती है तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ड्रैग फोर्स और वेट आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर जो नेट फोर्स होती है वो ज़ीरो हो जाती है। अब इस पॉइंट के बाद ड्रैग फोर्स जब इक्वल हो जाती है वेट की, इस पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी बॉडी की होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब आपको मैं टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बताता हूँ। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें जो वैल्यूज़ लिखी हैं, इसमें रो आपके पास डेंसिटी है, जी आपके पास ग्रेविटी, आर आपके पास रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जो आपके पास साइन जैसा है नीटा टाइप, इसको आप बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पर डिपेंड करती है, साइज़ पर, शेप पर, और इसके साथ ही साथ मीडियम पर भी डिपेंड करती है, जिस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बाल का जो साइज़ है और जो शेप है वो तो दोनों की सेम है, लेकिन डेंसिटी दोनों की डिफरेंट है। अब यहाँ पर डेंसिटी दोनों की किस वजह से डिफरेंट है, एक में एयर है और दूसरे में वाटर है। अब लाजिमी बात है, वाटर वाला जो बॉल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पर आपको मैं एक और फार्मूला यहाँ पर बताता हूँ कि वी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा गेन करनी पड़ती है, मतलब उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी की डेंसिटी कम होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी पहले गेन कर लेगा। तो डेंसिटी किस चीज़ की कम है, जो लाइट वेट है हमारे पास वो किस चीज़ का है, जिसमें हवा भरी है बॉल, उसका वेट हमारे पास, सॉरी उसका हमारे पास जो वेट है वो कम है, मतलब मास हमारे पास कम है, तो उसकी डेंसिटी भी हमारे पास कम आ गई, क्योंकि हमारे पास मास दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जो शेप है वो तो एक जैसी है। तो हमारे पास जो लाइट वेट वाला बॉल है जिसमें हवा भरी है उसका हमारे पास डेंसिटी कम आएगी। इसका मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी भी पहले गेन कर लेगा। अब हम मूव करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्टेटमेंट अगर इसकी देखें तो स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, वाई कैन स्क्विरल जंप फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज वाइल अ ह्यूमन कुड ब्रेक बोन इन सच अ फॉल। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कहते हैं कि आपके पास गुलहरी जो है ऊपर से जब नीचे जंप मारती है, ट्री से जब जंप मारती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो नहीं ज़ख्मी होती, लेकिन अगर एक ह्यूमन ऊपर से नीचे की तरफ जंप मारता है तो उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी हड्डी ज़्यादातर टूट जाती है। मतलब ये उसका एक कंडीशन बता रहे हैं कि आप ज़ख्मी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स के केसेस में हमारे पास कुछ अलग अंदाज से हमें देखना होगा। देखें, जब भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। पहला तो इसका वेट है जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, और जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। सेकंड, उसके ऊपर लग रही होती है ड्रैग फोर्स, और ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन होती है अपवर्ड। और ड्रैग फोर्स किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है कि कितना एरिया फैला हुआ है। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप बाइक पे जा रहे होते हैं तो अगर आप अपनी बॉडी को एक्सपेंड करके जाएंगे हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपकी बाइक की स्पीड स्लो हो जाती है, लेकिन अगर आप वी टाइप शेप बना के जाएंगे बाइक पर तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक वेट डिपेंड करता है और दूसरा ड्रैग फोर्स, मतलब ड्रैग फोर्स का मतलब ये हुआ कि एरिया डिपेंड करता है। अब अगर
स्क्विरल के केस में देखा जाए, गिलहरी के केस में देखा जाए, तो गिलहरी जब भी ऊपर से नीचे जंप मारती है तो उसका वेट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो यहाँ पर तो एक आप ये बोल सकते हैं कि एक ये डिफरेंस है, दोनों के बीच में वेट डिफरेंस है। तो ह्यूमन को ज़्यादा नुकसान होने का चांस है, जबकि स्क्विरल को कम नुकसान है इस केस में। दूसरा केस अगर देखा जाए तो ह्यूमन की जो बॉडी है उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब ये हो कि उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी कम लगती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे आता है और उसको ज़्यादा ज़ख्मी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर स्क्विरल का केस देखा जाए तो अपनी बॉडी को एक्सपेंड कर लेती है, मतलब ड्रैग फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वो स्लो नीचे आती है और अपने आप को बचा लेती है। अब हमारे पास है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट इसकी ऐसी है, हाउ डज अ टर्मिनल स्पीड of a parachutist before opening a parachute compared to terminal speed afterward, why there is a difference। तो सिंपल कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पैराट्रूपर है और वो जब भी जंप मारता है तो ऊपर से नीचे आने में वो जब भी पैराशूट ओपन करता है तो पैराशूट ओपन करने से पहले उसकी जो टर्मिनल स्पीड होती है वो डिफरेंस होती है पैराशूट ओपन करने के बाद। और क्यों होती है ऐसी और क्या डिफरेंस है ऐसा बीच में, तो देखिए पैराशूट ओपन करने से पहले जो वेट होता है उस बॉडी का वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उसकी जो रेजिस्टेंस फोर्स होती है, जो ड्रैग फोर्स होती है, उसके मुकाबले में वेट उसका ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड जो उसकी वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, टर्मिनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। कुछ टाइम बाद वो जाके टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेता है और एक बैलेंस कंडीशन में नीचे आ होता है। लेकिन इसके बाद जैसे पैराट्रूपर पैराशूट ओपन करता है तो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो ड्रैग फोर्स है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाती है और वेट इसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी काफ़ी डिक्रीज़ कर जाती है। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस जो शुरू की टर्मिनल स्पीड है और जो बाद की टर्मिनल स्पीड है, दोनों में ये है कि शुरू में आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो काफ़ी कम होती है और बाद में आपके पास ड्रैग फोर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। किस वजह से ड्रैग फोर्स कम होती है और किस वजह से ज़्यादा होती है, शुरू में आपके पास उसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी कम होगा, लेकिन बाद में पैराशूट का भी एक सरफेस एरिया ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगती है अपवर्ड और उसका जो टर्मिनल स्पीड है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाते हैं। इसमें कहते हैं यू कैन स्क्वेट वाटर over a greater distance by placing your thumb over the end of garden hose then by leaving it completely uncovered, explain how this work। तो सिंपल कह रहे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन सिंपल अल्फाज में ऐसे करता हूँ कि जब भी आप फॉर एग्जांपल एक गार्डन में खड़े हुए हैं और वहाँ पर आपके पास एक पानी का पाइप है, पानी ऑन है, तो शुरू में आप देखेंगे जब आपने उस पाइप को ओपनली छोड़ा है तो उसमें से जो पानी की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप पानी के ऊपर अपना थंब रखते हैं या उसको आप पाइप को दबाते हैं तो पानी की स्पीड वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और काफ़ी तक जाता है। तकरीबन यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर आ जाएगी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है ये इनवर्स रिलेशन में, मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगी और इसके ऑपोजिट केस भी आप ले सकते हैं। तो शुरू में आप अगर देखेंगे तो पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं, थंब रखते हैं, इसकी वजह से उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो काफ़ी कम हो जाता है और वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है इन्वर्स रिलेशन, जहाँ पर एरिया कम वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, और इसके बरक्स अगर आप देखें तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। Now we have conceptual question number 5. Statement है why does smoke rises faster in a chimney on a windy day। मतलब कहते हैं कि जब भी हवा तेज़ चल रही होती है तो उस दौरान चिमनीज़ में से जो धुआं निकलता है वो काफ़ी तेज़ी से बाहर की तरफ निकल रहा होता है, ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से चिमनी में उठ रहा होता है। ये इसका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, वाई। देखिए विंडी डे में आपके पास हवा काफ़ी तेज़ चल रही होती है और इस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन से। और बर्नौलीज़ इक्वेशन मैंने यहाँ पर सामने लिखी है। इसमें जो पी है वो आपके पास प्रेशर ऑफ फ्लूइड है, जो रो है ये आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और वी आपके पास है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब देखें जहाँ पर भी वेलोसिटी जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, और यहाँ पर जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो लाजिम बात है इक्वेशन हमने बैलेंस करनी है, क्योंकि एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ आपके पास कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास दोनों साइडों पर इक्वेशन बैलेंस रहेगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जब भी आपके पास हवा तेज़ी से चल रही होती है तो यहाँ पर जो हवा की स्पीड है
उस चिमनी के ऊपर, मतलब चिमनी का जहाँ पर होल होता है बाहर की तरफ, जहाँ पे ओपनिंग होती है, वहाँ पर स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, और इसका उल्टा केस भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो ऊपर आपके पास वेलोसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से प्रेशर कम है, और ऊपर अगर प्रेशर कम है इसका मतलब ये हुआ कि अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से अंदर वेलोसिटी कम है। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर प्रेशर का काफ़ी डिफरेंस है, और इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पर जो स्मोक है वो चिमनी से काफ़ी फास्टली ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये हमारे पास इसका रीज़न है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहते हैं कि आपके पास टू बोट्स हैं मूविंग इन पैरेलल पाथ क्लोज टू वन अनदर रिस्क कोलाइडिंग वाई। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर दो बोट्स हैं और वो पैरेलल जा रही हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, तो यहाँ पर इन दोनों के आपस में टकराने का काफ़ी ख़तरा होता है। सिंपल जैसी बात है भाई, काफ़ी ख़तरा होगा। अब देखें, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ थ्रू बर्नौली इक्वेशन। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि दो बोट्स जब पैरेलल लाइन में मूव कर रही थी तो इनके दरमियान वाला जो एरिया, वहाँ पर स्ट्रीम लाइन जो मोशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज़ है इनके दरमियान में, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा। बर्नौली इक्वेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हुई है दरमियान में, तो प्रेशर काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर इनकी जो साइड्स वाली, जो अपोजिट साइड्स हैं दोनों की, दोनों बोर्ड्स की जो अपोजिट साइड्स है, वहाँ पर प्रेशर इसके मुकाबले में इंक्रीज़ हुआ होगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा दरमियान में डिक्रीज़ है। तो लाजिम बात है प्रेशर डिफरेंस है, और साइड से इस बोर्ड को पुश मिलेगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आएंगी और इनके टकराने के आपस में चांसेस होंगे और एक्सीडेंट होने का ख़तरा होगा।